जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एम आई एस पीसीएस चैनल। तो इस वीडियो में हम पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करेंगे, जिसका ये पार्ट फोर्थ होने वाला है। तो इसके पहले के पार्ट्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड हैं, तो आप लोग उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो इसके पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी, आईटी एंड कंप्यूटर्स, ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। अभी हम स्पेस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक्स कर रहे थे, जिसमें से हमने आधा इसका पार्ट कर लिया था। अभी आज हमें ब्लैक होल से रिलेटेड टॉपिक और इसके आने वाले जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ब्लैक होल्स एंड टाइम डायलेशन। तो साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली कुछ ब्लैक होल से रिलेटेड डिस्कवरी की रिगार्डिंग द क्वासार्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग द टाइम डायलेशन इन अर्ली यूनिवर्स। तो हम इनमें सबसे पहले टेक्निकल वर्ड्स को समझते हैं। तो टाइम डायलेशंस का मतलब वो टाइम जो कि सिर्फ फिफ्थ पार्ट है एक्चुअल करंट टाइम का। फॉर एग्जांपल 100 मिनट्स आर लेफ्ट, तो इसका सिर्फ 20 मिनट्स ये टाइम डायलेशन होगा। नेक्स्ट है क्वासार। तो क्वासार एक एक्सट्रीमली एक्टिव और लुमिनस टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। तो ये जो ब्लैक होल होता है, तो ये जो हाईली एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होगा इसे हम बोलेंगे, और यही क्वासार फॉर्म करता है। तो क्वासार जो हम देख रहे हैं इसमें, तो ये एक ट्रेमेंडस एक्टिव सुपरमासिव ब्लैक होल है जो कि किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है। तो अभी मिल्की वे गैलेक्सी की अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल कोई भी क्वासार देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। तो हम टाइम डायलेशन के बारे में समझते हैं। तो इसका मतलब वो टाइम जो पास हुआ एट द डिफरेंट रेट फॉर द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। तो अलग अलग प्लेस में अलग अलग टाइम डायलेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो इट मेनली डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और रिलेटिव मोशन पे मेनली टाइम डायलेशन डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, जिन्होंने इफ़ेक्ट बताया है टाइम डायलेशंस के। और इसमें अगर अकरेंस देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका, और जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा स्पेस टाइम कर्व उतना ही ज़्यादा बनेगा, और उतना ही समय जो है उतना ही धीमा होता जाएगा। तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही कहती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में 30 ईयर्स स्पेंड करते हैं तो वो पूरी तरह से अर्थ के कंपेयर में दूसरे ऑब्जेक्ट में पूरी तरह से अलग होगी, और उसमें टाइम स्पेस कर्वेचर के कारण जो भी टाइम धीमा या तेज होगा, तो उस जगह पे आपकी पर्टिकुलर एज थोड़ा अलग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जुपिटर की अगर बात करें तो जुपिटर की अर्थ के कंपेयर करते हैं तो 18.4 सेकेंड्स इसमें हम माइनस कर सकते हैं अगर जुपिटर में उतना ही समय बिताते हैं तो। और अगर मून की बात करें तो मून में 629 मिली सेकेंड्स हमारा कम हो सकता है। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज़ द ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स एक तरह की कॉस्मिक बॉडीज़ होती हैं, कॉस्मिक बॉडी होती है स्पेस में, जो कि एक्सट्रीम ग्रेविटी अपने अंदर रखती है, जिसमें से कुछ भी आइटम, कुछ भी ऑब्जेक्ट एस्केप नहीं कर सकता। इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द ब्लैक होल, एंड इट इज़ स्क्वीज्ड इनटू द टिनी स्पेस। एक तरह का टिनी स्पेस होता है जिसके अंदर सभी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होके जाती हैं। ठीक है, और जो भी ये बनता कैसे है, ब्लैक होल बनता कैसे है, तो इसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। जब वो स्टार कोई डाई हो रहा होता है तो उसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद ये ब्लैक होल फॉर्म होता है। और ब्लैक होल छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और ये नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते क्योंकि इससे लाइट वगैरह रेडिएट नहीं होती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह भी इससे रेडिएट नहीं होती। तो इसलिए हम नॉर्मली इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन एक ऐसा इवेंट होराइज़न होता है, ब्लैक होल के बाउंड्री बनाता है, जो कि इवेंट होराइज़न, जिससे जो भी ऑल काइंड ऑफ रेडिएशंस वगैरह होते हैं वो विजिबल लाइट देखी जा सकती है, क्योंकि वो अंदर की तरफ जा रही होती है। तो ऐसे करके इस इवेंट होराइज़न के माध्यम से हम इसे पहचान पाते हैं कि दिस इज़ द टाइप ऑफ ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के अगर टाइप्स की बात करें तो एक होता है प्रीमोर्डियल ब्लैक होल, देन स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपरमासिव ब्लैक होल। तो प्रीमोर्डियल में जो शुरुआत के समय पे जब यूनिवर्स बना था उसी टाइम पे जो पहला दूसरा ब्लैक होल बना था, वही इसी को हम प्रीमोर्डियल बोलते हैं। स्टेलर ब्लैक होल जब बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स कर जाता है, फॉल कर जाता है, और साथ ही साथ सुपरनोवा कॉज करता है, तो उसके कारण हम स्टेलर ब्लैक होल देख सकते हैं। देन इंटरमीडिएट ब्लैक होल की बात करें तो ये हंड्रेड्स और 1000 टाइम सन से ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसको हम इंटरमीडिएट ब्लैक होल बोलते हैं। और इसी तरह सुपरमासिव ब्लैक होल होता है जो कि
नॉर्मली हर एक लार्ज जो बड़ी गैलेक्सीज होती हैं उसमें सुपरमासिव ब्लैक होल देखने को मिल जाता है सेंटर पे। ओके, तो हम ब्लैक होल्स के पार्ट्स देखते हैं, बेसिक पार्ट्स। तो पहला है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, जो कि एक इवेंट होराइजन रेडियस है जिसमें एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर की हो जाती है, तो हम उसे श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस बोलते हैं। देन एर्गोस्फीयर, एर्गोस्फीयर में जो ब्लैक होल, जब रोटेटिंग ब्लैक होल होता है, जब जितना वो जैसे जिस स्पीड से स्पिन करता है, तो इसके कारण जो उसके अंदर मास जाता जाता है, मास और जो बॉडीज़ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी रोटेट करने लग जाते हैं, दैट इज़ एर्गोस्फीयर। तो कुछ हम रिलेटेड टर्म्स के बारे में समझते हैं। सिंगुलैरिटी, तो एक इट इज़ अ वेरी सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, जैसे ये ब्लैक होल है, इसका जो सेंटर होगा, दिस इज़ द सिंगुलैरिटी, जहाँ पे जो मैटर्स वगैरह हैं वहाँ पे जाके कोलैप्स कर जाएंगे, और ये एक इनफाइनाइट डेंसिटी के सेंटर होता है। देन हम समझते हैं फोटोन स्फीयर, तो फोटोन स्फीयर इज़ द ट्रेजेक्टरी, जो कि ब्राइट कलर की रिंग को बना रहा है, ये देखिए, तो दिस इज़ द फोटोन स्फीयर। तो ये एक हॉट प्लाज्मा होता है नियर द ब्लैक होल विच बेंड्स देयर ट्रेजेक्टरी प्रोड्यूसिंग द ब्राइट रिंग। तो ये जो रिंग क्रिएट हो रही है जो हमें दिखती है मेनली, तो वो होता है फोटोन स्फीयर। देन होता है इवेंट होराइजन, तो ये एक नो रिटर्न जोन होता है, इवेंट होराइजन। तो इसी की हम पहले बात कर रहे थे, नो रिटर्न जोन, तो यहाँ से कुछ भी, इनफैक्ट लाइट कैन नॉट एस्केप, तो ये होता है इवेंट होराइजन प्लेस। और इसी तरह एक्रिडिक डिस्क होता है, जो कि सुपर हीटेड गैस वगैरह, जो भी डस्ट वॉल्स वगैरह होती हैं, इसके कारण बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक्सरेज वगैरह प्रोड्यूस होती है, और इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। जब भी कोई स्टार होता है जो कि ब्लैक होल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जेट्स, पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस आर ब्लास्टेड, तो वहाँ पे पार्टिकल और रेडिएशन वगैरह ब्लास्ट होते हैं, और इसी के कारण लाइट की स्पीड, मतलब एट द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ही वो ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट आउट एट द नियर लाइट स्पीड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, डार्क मैटर मैप। डार्क मैटर, तो डार्क मैटर ऐसा मैटर है जो कि यूनिवर्स में लगभग 70% से भी ज़्यादा है, ऐसे मैटर को हम लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो यही एक डार्क मैटर है। और इसी के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ये इन्होंने कुछ डिटेल्ड मैप वगैरह निकालने की कोशिश की रिगार्डिंग द डार्क मैटर, और इनके अकॉर्डिंग ये जो डार्क मैटर्स होते हैं, ये दोनों ही लगभग लंपीनेस भी शो करते हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स को लगातार ग्रो कर रहा है, इसे भी स्टडी करने के लिए इन्होंने इसका पर्टिकुलर मैप वगैरह जारी किया। तो लंपीनेस का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस का कोई पर्टिकुलर शेप ना होना, दैट इज़ द लंपीनेस। तो इस न्यूज़ में और ज़्यादा अगर हम देखें तो इसमें इनको इस डार्क मैटर के बारे में माइक्रोवेव डिटेक्टर के माध्यम से पता लगा, जो कि अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप के थ्रू इसको पता लगता है, जो कि एक माइक्रोवेव डिटेक्टर है। और इसमें एटीसी से ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आइंस्टीन की प्रेडिक्शन है, थ्योरी ऑफ करेक्शन, मतलब थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, तो इसका भी जो प्रेडिक्शन है इसको भी इन्होंने सही बताया, सही ठहराया, बोला कि ये ठीक इसी तरीके से काम कर रहा है। देन इसके साथ साथ इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कैसे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी भी प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, इसे भी इन्होंने स्टडी की। तो एसएमसी जो मॉडल है, ये फिक्स और प्रिसाइज सीक्वेंस बताता है कि कैसे बिग बैंग का जो भी सीक्वेंस रहा, उसके बाद का जो इवेंट हुए, वो सारी चीज़ों के बारे में एसएमसी के माध्यम से हमें पता लगता है। तो इसके अंदर हमें क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली, तो सबसे पहले तो इनविजिबल वर्ल्ड, तो बहुत सारा जो वर्ल्ड है वो इनविजिबल है, इनमें डार्क मैटर और एनर्जी देखने को मिलती है। देन इसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी देखने को मिला, जो कि CMB रेडिएशन, तो ये एक तरह की ग्रेविटेशनल पुल होती है लार्ज और हैवी स्ट्रक्चर्स का। तो इसके अंदर CBM, और इसे हम फॉजल रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये वो कूल्ड रेमिनेंट है जो कि बिग बैंग के टाइम पे लेफ़्ट ओवर रह गया था, तो उसी को हम CMB समझते हैं, CMB। और जो CMB लाइट होती है डार्क मैटर से डिफ्लेक्ट हो जाती है डार्क मैटर से। देन लंपीनेस, और इसी तरह एक्सपेंसन वगैरह भी हमने देखा कि ग्रोइंग जो हमारा यूनिवर्स है लगातार एक्सपेंड हो रहा है, और ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जो हम इसके बारे में पहले भी समझ चुके हैं, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि यूनिवर्स में दो तरह के मैटर्स होते हैं, एक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, और एक जो नॉन मैटर होते हैं, जो कि हम बहुत कम परसेंटेज हैं। तो डार्क मैटर जो कि किसी भी धातु के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं,
विथ इवन विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ भी। तो ये एक नॉर्मल मैटर की तरह नहीं होते, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करते। साथ ही साथ ये जो विजिबल मैटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 27% ही है यूनिवर्स में, जो हम जिन्हें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस डार्क मैटर का नाम इन्होंने फ्रिट्ज ज्विकी ने दिया था, जो कि डार्क मैटर सबसे पहले 1930 में। डार्क एनर्जी होता है, डार्क एनर्जी लगभग 70% तक है, डार्क एनर्जी 68% जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स में। और ये वैक्यूम इन द स्पेस मीन्स जो भी स्पेस में वैक्यूम है वहाँ पे देखने को मिलता है, बट हम इसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक है। देन नॉर्मल मैटर जो कि जस्ट 5% है यूनिवर्स का, जिसको हम देख और समझ पाते हैं। ये अर्थ, सन, स्टार और गैलेक्सीज, ये सब जो है ये नॉर्मल मैटर्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इन्होंने अभी इसके माध्यम से कुछ मिल्की वे गैलेक्सीज के कुछ इमेजेस वगैरह कैप्चर हुए। तो इससे हमें कुछ नए फीचर्स के बारे में इसका पता लगा। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी न्यूज़ में था, जैसे सेगिटेरियस सी और प्रोटोस्टार। तो सेगिटेरियस सी एक स्टार फॉर्मिंग रीजन होता है, जो कि एक सुपरमासिव ब्लैक होल, एक तरह का सुपरमासिव ब्लैक होल है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में। तो अगर कोई पूछे सेगिटेरियस सी के बारे में, तो ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमासिव ब्लैक होल है। और इट इंक्लूडेड द प्रोटोस्टार, दैट इज़ द स्टार इज स्टिल फॉर्मिंग एंड गेनिंग मास। तो प्रोटोस्टार क्या है? वो स्टार जो कि अभी भी बढ़ता जा रहा है, मास गेन करता जा रहा है। तो इसकी कुछ फाइंडिंग्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट क्वेश्चनिंग द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी। और साथ ही साथ इसमें लो मास गैलेक्सीज़ के बारे में भी बताया कि अभी तक की हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थे कि बड़ी गैलेक्सीज़ ही सिर्फ ब्राइटनेस ज़्यादा ब्राइट करती हैं, बट इसके अकॉर्डिंग अभी हमें फाइंडिंग से पता लगा कि जो लो मास गैलेक्सीज़ होती हैं वो ज़्यादा ग्लो करती हैं, मोर ग्लोइंग और ब्राइट होती हैं, राइट। देन स्टडिंग द स्टार फॉर्मेशन, कि कैसे बिग बैंग इवेंट के बाद कैसे स्टार फॉर्म हुआ, और इस सब चीज़ों के बारे में जेम्स वेब के माध्यम से हमें पता लगता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। और ये नासा का एक प्रोजेक्ट है, नासा प्लस ईएसए, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये दो लोग का मिलके। और साथ ही साथ इसमें कनाडियन स्पेस एजेंसी भी थी। तो मीन्स नासा, ईएसए और सीएसए, तो ये 3 स्पेस एजेंसीज़ का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर होगा। तो हबल कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। 1929 में एडविड हबल ने इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था। तो ये ब्राइटनेस, सुपरनोवा की ब्राइटनेस को कैलकुलेट करता है। इसके द्वारा ये हबल कांस्टेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। और साथ ही साथ दिस इज़ एनालाइजिंग द चेंजेस टू द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। और जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह होती हैं उसको भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादा हमको टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है इसके। देन हम समझते हैं न्यूट्रोनो पार्टिकल्स। तो सबसे पहले अभी पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें हम न्यूट्रोनो ऑरिजिनेटिंग, जो कि मिल्की वे से न्यूट्रोनो ऑरिजिनेट हो रहे हैं, उसके बारे में हम समझ पाए। तो न्यूट्रोनो होते क्या है? तो ये भी एक तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ये एटम्स नहीं होते, ये एटम से अलग होते हैं, जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं। तो उसी की तरह ये न्यूट्रोनो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इन्हें ब्रोक नहीं किया जा सकता, इनसे टिनी नहीं हो सकते। तो ये वैली टिनी मास अपने अंदर रखते हैं, बहुत ही छोटे, और कोई भी चार्ज नहीं होता इसके अंदर। और ये सिर्फ आधा ही स्पिन करते हैं, दैट इज़ हाफ स्पिन। एंड इट ट्रेवल एट ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं, और ये स्ट्रेट लाइट पे ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये बहुत ही कम ऐसा चांसेस होता है जिसमें ये इंटरेक्ट करे, और मतलब जो भी घोस्ट पार्टिकल होते हैं उनसे ये इंटरेक्ट नहीं करते नॉर्मली। और साथ ही साथ एटम से कहीं ज़्यादा होते हैं, ये आउटनंबर्ड हैं न्यूट्रोनो पार्टिकल्स। एंड ओनली अफेक्टेड बाय ग्रेविटी एंड वीक फोर्स। तो वीक फोर्स और ग्रेविटी के द्वारा ही इन्हें अफेक्ट किया जाता है। और 3 तरह के होते हैं न्यूट्रोनोज: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनो, टाउ न्यूट्रोनो और माउ न्यूट्रोनो। तो इट कैन चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इन द न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। ड्यूरिंग ऑसिलेशन ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिनो से दूसरे टाइप ऑफ उसमें चेंज हो सकते हैं। तो इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो ये मेनली कॉस्मिक रेज जब कोलाइड करती हैं इंटरस्टेलर मैटर में, तो उस टाइम पे ये डेवलप हो जाते हैं न्यूट्रोनोज।
देन इट इज़ प्रोड्यूस बाय द स्टार्स लाइक द सन वगैरह, जब कोलाइडिंग एक्सप्लोडिंग स्टार और सुपरनोवा वगैरह फॉर्म होता है तो उस टाइम पे भी न्यूट्रोनो फॉर्म होते हैं। देन अर्थ में अगर बात करें तो जब अनस्टेबल एटम डिके होता है तो उस टाइम भी न्यूट्रोनो फॉर्म हो सकते हैं। इवन कोई बनाना भी, अगर कोई फ्रूट है, बनाना है, तो वो भी एक न्यूट्रोनो इमिट कर सकता है। ये ड्यू टू द नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके, जो पोटेशियम का रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उस टाइम पे भी हम न्यूट्रोनो का प्रोडक्शन देख सकते हैं। तो हमने ये समझा। देन इसके कुछ एप्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। तो अगर हम न्यूट्रोनो के बारे में स्टडी करेंगे तो इसमें हमें कुछ एस्ट्रोफिज़िक्स वगैरह के सोर्सेस लाइक एक्सप्लोडिंग स्टार, गामा रेज, इसके बारे में भी पता लगेगा। साथ ही साथ हम फिनोमिना समझ सकते हैं न्यूट्रोनोज़ की। दैन कुछ बेसिक फिज़िकल लॉज वगैरह, न्यूट्रोनोज़ और प्रोटॉन्स के बीच में रिलेशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक न्यूट्रोनोज़ हैं इसके बारे में हम समझे तो ये मेनली 15 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस प्रोड्यूस होते हैं, और ये मेनली कॉस्मिक रेज के कारण ही प्रोड्यूस होते हैं, जो कि कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड हावी न्यूक्लाई। और इसके साथ ये जब इंटरेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे नाइट्रोजन वगैरह के साथ, तो ये पियोन्स और म्यूओस इसके साथ बनता है। और जब ये फर्दर पियोन्स और म्यूओस फर्दर डिके होता है तो इसके बाद ये न्यूट्रोनो प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट कुछ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट हैं अंडर द इंडियन बेस्ड न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी, कुछ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक न्यूट्रोनो के बारे में स्टडी करेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जॉइंटली फंडेड है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन इट इज़ जब आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर भी इसमें यूज़ होता है इसको स्टडी करने के लिए, और इसे मेनली तमिलनाडु में इसको इस्टेब्लिश किया गया है इन द बोधी वेस्ट हिल्स रीजन। तो ये हमें ध्यान रखना है, तमिलनाडु वाले रीजन में इसको इस्टेब्लिश किया गया है जो प्रपोज्ड न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी है INO। और इट इज़ द बिकॉज यहाँ पे इसलिए किया गया क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जूस मिशन। तो जूस मिशन जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, जूस मिशन, और ये मेनली फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया ऑन द जुपिटर एंड इट्स मून, जुपिटर और मून्स को के बारे में समझने के लिए। फ्रेंच गुयाना कहाँ पे पड़ता है? फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका वाले रीजन पे, जो टॉप मोस्ट रीजन पे यहाँ पे पड़ता है, और ये इसलिए करते हैं इस जगह से क्योंकि ये भी इक्वेटर के नज़दीक है, तो यहाँ पे पुल और पुश फैक्टर थोड़ा मैटर करते हैं, और इससे फ्यूल कंजम्पशन भी लेस होता है इस जगह पे। ओके, तो जूस मिशन के बारे में अगर हम समझें तो ये जुपिटर को स्टडी करने के लिए मिशन होगा, जो कि इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे जो ओशन बियरिंग मून्स हैं वहाँ के, जैसे गैनीमेडा और कैलिस्टो और यूरोपा, तो इन सब मून्स के बारे में इसके अंडर पे, जूस मिशन के अंडर पे स्टडी किया जाएगा। और उसके मून्स के जो वेदर है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल पुल है, ये सब चीज़ें। तो इसमें जो पेलोड्स हैं, पेलोड्स 3 तरह के पेलोड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, एक गाला, माजिस और UVS। तो गाला के अंदर जो कि गैनीमेड लेज़र अल्टीमीटर रहेगा इसमें, और माजिस में मून एंड जुपिटर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, और UVS में UV इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये 3 तरह के पेलोड्स इसमें यूज़ किए गए हैं, और ये इट विल यूज़ टू डबल द ग्रेविटी असिस्ट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द मून, एंड जो अर्थ और मून होगा उसको प्रोपेल करने के लिए इसको जुपिटर के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो कुछ मिशंस हैं, मेजर मिशंस हैं जो कि जुपिटर्स के हैं। जुपिटर मिशंस, जैसे सबसे पहला एक पॉइनोर 10 मिशन था, पॉइनोर 10 मिशन जो कि नासा का था 1972 में। देन वोएजर 1 एंड 2 नासा का 1977 में। ऐसे ही गैलीलियो मिशन था जिसने सबसे पहले जुपिटर ऑर्बिट में एंटर किया था, तो ये एक नासा का ही मिशन था 1989 में। देन उलिसेस, जूनो और यूरोपा क्लिपर। तो यूरोपा क्लिपर हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये 2024 में एक्सपेक्टेड मिशन है, तो ये भी नासा का मिशन है। ओके, तो जुपिटर के बारे में अगर समझें तो ये फिफ्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये एक जूवियन प्लैनेट के अंडर में आता है, जूवियन प्लैनेट जो कि मेनली गैसियस प्लैनेट होते हैं, और इसके साथ सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून वगैरह भी जूवियन प्लैनेट्स हैं। और जूवियन प्लैनेट डू नॉट हैव द सॉलिड सरफेस, और इट इज़ कम्पोज ऑफ प्राइमरी ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, मीथेन और ये सारी इसमें गैसेस वगैरह देखने को मिल जाती हैं। और इसके अंदर 95 मून्स देखने को मिल सकते हैं जो कि सेकंड लार्जेस्ट हैं।
और सबसे ज़्यादा सैटर्न में 146 मून्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें एक फाइन रिंग स्ट्रक्चर भी बनता है। देन हम समझते हैं एस्टेरॉइड्स। तो नासा का और ओसिरिस रेक्स मिशन है जो कि सैंपल कलेक्ट करेगा फ्रॉम द बेन्नी एस्टेरॉइड से, और वो सैंपल्स को अर्थ में लाएगा, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो और इस ओसिरिस रेक्स के बारे में हम जानते हैं, ये एक एक्रोनिम है टू द ओरिजिन स्पेक्ट्रो इंटरप्रेटर और रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। तो इसका जो गोल होगा सैंपल कलेक्ट करना एस्टेरॉइड बन्नू से और उसे अर्थ में डिलीवर करना। तो बन्नू एक तरह का कार्बन रिच एस्टेरॉइड है, अर्थ के पास में ही है, तो उसे वहाँ से सैंपल लेके आएगा ये ओसिरिस रेक्स मिशन। तो जो एक नई जर्नी भी ये स्टार्ट करेगा, उसके बाद ओसिरिस रेक्स कंटिन्यू करेगा जो कि एस्टेरॉइड अपोफिस के लिए होगा। तो इसको हम ओसिरिस ओरिसिस एपेक्स बोलेंगे, ओरिसिस एफोरिस एक्सप्लोरर। तो जब ये एपेक्स हो तो मीन्स एस्टेरॉइड एपोसिस के लिए जा रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले समझते हैं एस्टेरॉइड्स और इस रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले कॉमेट, जो कि आइसी बॉडी होती है जो कि सन के ऑर्बिट करती है, तो इसके पीछे से ऐसा टेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो दैट इज़ कॉमेट। दैन एक होता है एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉइड एक रॉकी बॉडी होती है जो कि प्लैनेट से नॉर्मली छोटी होती है और वो सन को ऑर्बिट करते हैं, बट इनका कुछ ऐसा ऑर्बिट फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता। देन एक होता है मेटेरॉइड। तो इन्हीं का जो कुछ पार्ट टूट के गिर जाता है तो उसे हम मेटेरॉइड बोलते हैं। तो इट इज़ अ रॉकी और मेटलिक फ्रेगमेंट ऑफ द एस्टेरॉइड, कॉमेट और प्लैनेट। देन एक होता है, तो यही मेटेरॉइड जब बाद में किसी अपने प्लेनेट की तरफ आता है तो इसे हम मेटियोर बोलते हैं। तो जब ये प्लेनेट की तरफ आ रहा होता है तो इसमें ऐसा फायर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण। तो ये मेटियोर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये अर्थ में पहुंच जाता है, अर्थ में रीच कर जाता है, तो इसे हम मेटेराइट बोलते हैं, जब ये ग्राउंड में पहुंच जाता है तो। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं जो एस्टेरॉइड्स की क्लासेस हैं। तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट हमको देखने को मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलती है। देन हम ट्रोजन्स देखते हैं। तो ट्रोजन्स आर द शेयर ऑफ ऑर्बिट विद द लार्ज प्लैनेट। तो लार्ज प्लैनेट के उससे ऑर्बिट के शेयर करना, ये दिस इज़ द ट्रोजन्स। तो नासा का एक लूसी मिशन है जो कि पहला एक स्पेसक्राफ्ट होगा ट्रोजन एस्टेरॉइड को एक्सप्लोर करने के लिए मेनली। और नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स भी होते हैं जो कि अर्थ क्रॉसर्स भी इनको हम बोलते हैं, नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स को अर्थ क्रॉसर्स। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हाउ डज़ द एस्टेरॉइड एक्सप्लोरेशन कंट्रीब्यूट टू द एस्ट्रोनॉमी। तो हमें इससे क्या मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले तो हम सोलर सिस्टम कैसे बना इसके बारे में समझ सकते हैं, लाइफ कैसे ओरिजिन हुई, प्लानिटरी डिफेंस के बारे में कि हम कैसे डिफेंस कर सकते हैं, और कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। दैन साथ ही साथ इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए, डिज़ाइन, नेविगेशन, और देन सैंपल कलेक्शन में और रिसोर्स यूटिलाइजेशन में, अगर कुछ इसमें रिच रिसोर्सेज हो एस्टेरॉइड में तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं आउटर स्पेस गवर्नेंस के बारे में। तो कुछ आउटर स्पेस से रिलेटेड गवर्नेंस हैं, इसके कुछ ट्रीटीज़ हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी रिसेंटली कुछ पॉलिसीज़ रिलीज़ की। इसका जो टाइटल था, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ में आ गया। तो 1958 में सबसे पहले एक यूएन कॉपुरस नाम की ट्रीटी हुई थी जो कि यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन पीसफुल यूसेस ऑफ आउटर स्पेस वाज इस्टेब्लिश। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इस कमेटी को, और इसी के तहत जो भी बेनिफिट्स हैं एक्सप्लोरेशन वगैरह के, सभी ह्यूमैनिटीज़ को पास आउट किए जाएंगे। तो इस कमेटी के उसमें ये बात कही गई थी। और इट इज़ सपोर्टेड बाय द यूनूसा, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। तो कुछ 5 तरह की ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जिसको इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे 5 तरह की ऐसी ट्रीटीज़ चलती हैं जो कि आउटर स्पेस से रिलेटेड है। तो एक है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, जो कि जो भी स्टेट्स एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं उनके प्रिंसिपल्स से रिलेटेड है, जो उनके गवर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ऐसा कुछ। देन रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स वगैरह फंस जाते हैं बाहर तो उन्हें रेस्क्यू करने से रिलेटेड और उनके रिटर्न से रिलेटेड, और कुछ ऑब्जेक्ट जो कि किसी
आउटर स्पेस में फंस जाता है, तो उससे उसके रिटर्न से रिलेटेड ये रेस्क्यू एग्रीमेंट है 1968 का। देन लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972, तो ये एक तरह का इंटरनेशनल लाइबिलिटी है कि कोई भी डैमेज अगर कॉज करे स्पेस ऑब्जेक्ट्स में तो उससे रिलेटेड कन्वेंशन होगा। देन रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976, तो इट इज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च, जो भी ऑब्जेक्ट हम लॉन्च करेंगे आउटर स्पेस पे उसको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। देन मून एग्रीमेंट 1979, तो ये जो भी मून से रिलेटेड एक्सप्लोरेशंस हम करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट है। तो ये लास्ट वाला जो मून एग्रीमेंट 1979 है, इसको इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। बाकी सबका सभी ट्रीटीज़ का सिग्नेटरी है इंडिया भी, बट इसे अभी तक रेटिफाई नहीं किया इंडिया ने। ये हमें ध्यान रखना है, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ ऑल 5 ट्रीटीज़, बट हैज़ टू रेटिफाई ओनली 4, लेकिन उसने अभी सिर्फ 4 को ही किया है एक्सेप्ट द मून एग्रीमेंट। ठीक है। देन हम कुछ स्पेस डेब्रीज के बारे में समझते हैं। तो जो भी स्पेस में जो हमने एक्सप्लोरेशंस किए, सैटेलाइट्स भेजे, तो आफ्टर दैट सम टाइम उसकी लाइफ एंड हो जाती है, तो उस सैटेलाइट्स का जो डेब्री बचता है उसे हम स्पेस डेब्री बोलते हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू द स्पेस डेब्री। और स्पेस डेब्री इनकम्पासेस द नेचुरल मेटेरॉइड्स, जो भी नेचुरल मेटेरॉइड्स होते हैं वो भी स्पेस डेब्री में आते हैं। आर्टिफिशियल मैन मेड जो पार्टिकल्स हैं जो हमने बाहर रिलीज़ किए हैं वो भी। तो अगर स्पेस डेब्री की बात करें तो रशिया में सबसे ज़्यादा रसिया ने स्पेस डेब्री क्रिएट किया है, उसके बाद यूएसए, देन चाइना और फ्रांस। तो जो भी डेवलप्ड नेशन है, तो ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं स्पेस डेब्रीज के। इससे इम्पैक्ट्स ये हो सकते हैं कि रिस्क कोलिजन वगैरह हो सकता है, अगर कोई वर्किंग सैटेलाइट भी है तो उसके साथ कोलाइड करके उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो रिस्किंग कोलिजन का इम्पैक्ट तो है ही। साथ ही साथ मेरीन लाइफ, जब वो अगर नीचे गिरते हैं तो मेरीन लाइफ पे अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा। तो इससे रिलेटेड लाइबिलिटीज़ कन्वेंशन 1972 है कि जो जिसने भी उसको डैमेज और क्लेम का डैमेज और सेटलमेंट से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ हैं, जिस कंट्री से रिलेटेड उसकी डेब्री है, तो ये सारी लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 के अंदर आता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कैसलर सिंड्रोम। तो व्हाट इज़ कैसलर सिंड्रोम? तो ये एक ऐसा सिनारियो है जिसमें कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट ड्यू टू द स्पेस पॉल्यूशन। तो लो अर्थ ऑर्बिट में क्या ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी हो रखी है, मतलब इसकी सिनारियो को बोलते हैं हम कैसलर सिंड्रोम। तो ये मेनली कोलिजन के कारण होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह कोलाइड कर जाते हैं तो उसमें जो भी डेंसिटी क्रिएट हो जाती है तो उसे हम कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। इट इज़ प्रपोज बाय द नासा साइंटिस्ट डोनाल्ड जे कैसलर 1978 में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये डेब्रीज से रिलेटेड है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी न्यूज़ में रहे, जैसे गोल्डीलॉक जोन। तो गोल्डीलॉक जोन इज़ अ हैबिटेबल जोन, हैबिटेबल जोन को गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। तो ये अराउंड द स्टार, जैसे अर्थ है हमारा, तो जैसे अर्थ इज़ द गोल्डीलॉक जोन। तो ना कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ना कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। और ये लिक्विड जो वाटर है उसको सर्वाइवल के लिए, लिक्विड वाटर को बचने के लिए ऐसा कंडीशन क्रिएट होना, दैट इज़ द गोल्डीलॉक जोन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट, तो कुछ न्यू जुपिटर साइज एक्सोप्लैनेट अभी ढूंढने को मिला, जिसका नाम है TOI 4603b और HD 245134b। तो इसे डिस्कवर किया गया। तो इट इज़ द एक्सोप्लैनेट क्या है? एक्सोप्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड के जो प्लैनेट्स होते हैं तो उसे हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्बिट इज आदर स्टार, ये मेनली जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं दूसरे स्टार को ऑर्बिट करते हैं, और ये फ्री फ्लोटिंग एक्सोप्लैनेट्स होते हैं जिनको हम रोग प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है। देन इसमें कुछ रॉकी प्लैनेट भी होते हैं और गैस रिच प्लैनेट भी होते हैं, जैसे अर्थ और ये, तो जैसे हमने अपने सोलर सिस्टम में समझा। और इसी से रिलेटेड है एक हाइशीन वर्ड्स। तो हाइशीन वर्ड्स इज आल्सो रिलेटेड टू द एक्सोप्लैनेट, तो ये हमें ध्यान रखना है। देन इट इज़ फॉल बिटवीन द जो भी प्लैनेट्स, हाइजीन वर्ल्ड्स के जो प्लैनेट्स होते हैं, ये मेनली सुपर अर्थ और एक्सोप्लैनेट का जो सुपर अर्थ होता है उसके और मास हायर देन द अर्थ और मिनी नेपच्यून, इन सब के बीच में जो हाइजीन वर्ल्ड्स के जो प्लैनेट्स होते हैं वो इन सब के बीच के साइज़ के होते हैं मेनली। देन हम समझते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो फास्ट रेडियो बर्स्ट इज़ द ब्राइट एंड ब्रीफ बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फ्लैश होता है एक का एक, तो उसी को हम फास्ट रेडियो बर्स्ट बोलते हैं, FRB, दैट इज़ द बर्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
तो जो FRB लूज़ करता है एनर्जी व्हेन दे रीच टू द अर्थ, जब भी वो अर्थ में रीच करता है और उसे डिफ़िकल्ट होता है कि उसे हम स्पॉट कर पाएँ। साथ ही साथ जब ये ट्रैवल करता है गैलेक्सीज़ से, तो दे पास थ्रू द हॉट गैस, और जो गैसेस वगैरह के थ्रू पास होता है, तो इसके कारण जो रेडियो वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं। तो इसके कारण हम उसे स्पॉट नहीं कर पाते। लेकिन जब भी उसकी जो हायर फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं, तो उस फिनोमेना को हम डिप्रेशन बोलते हैं, और उस टाइम पे साइंटिस्ट उसे डिटेक्ट और मेज़र कर पाते हैं उस मैटर को। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं गामा रे बर्स्ट। तो गामा रे बर्स्ट इज़ रिलेटेड टू द पोटेंशियल टू टेम्परेली डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। तो गामा रे बर्स्ट के कारण इसके मतलब इसका एक ऐसा पोटेंशियल है कि वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है टेम्परेली। तो गामा रे बर्स्ट है क्या? ये एक मोस्ट पावरफुल और वॉलेंट एक्सप्लोजन है जिसको यूनिवर्स में हम जानते हैं, जिसमें मतलब यूनिवर्स में एक ऐसा एक्सप्लोजन और पावरफुल एक्सप्लोजन। तो ये एक ब्रीफ फ्लैश पैदा करता है जिससे एक हाई एनर्जी लाइट जनरेट होती है, और उस हाई एनर्जी लाइट के कारण एक्सप्लोजिव इवेंट क्रिएट हो सकता है, और एक्सप्लोजिव इवेंट के कारण हमारा ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये एक्सप्लोजिव इवेंट बिकॉज ऑफ द ब्लैक होल्स के बर्थ के कारण, या फिर कोई कोलिजन बिटवीन द न्यूट्रॉन स्टार्स के कारण क्रिएट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो गामा रे बर्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाजी मून। तो क्वाजी मून और द क्वाजी सैटेलाइट, ये अभी देखने को मिले, डिस्कवर किए गए, इसलिए न्यूज़ में आ गया है। तो क्वाजी मून मेनली जो सन को ये ऑर्बिट करते हैं, सिमिलर टू द फ्रेम ऑफ द अर्थ डस, बट इट इज़ ओनली स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो ये क्वाजी मून्स ऐसे होते हैं जो मेनली सन को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन थोड़ा उसकी ग्रेविटी से, अर्थ की ग्रेविटी से भी वो इन्फ्लुएंस होते हैं। देन हम नेक्स्ट समझते हैं ज़ीरो शैडो डे। तो ज़ीरो शैडो डे इज़ अ फिनोमिना व्हेन द सन इज़ एग्जैक्टली ओवर एट। तो जीरो शैडो डे मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे सन है। तो ये मेनली हमें ट्रॉपिक वाले रीजन में, इक्वेटर और ट्रॉपिक वाले रीजन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहीं पे जब अर्थ ऐसा टिल्ट होता है तो सन जो है इसके ओवरहेड होता है। तो इस वाले ट्रॉपिक वाले रीजन में ज़ीरो शैडो डे हम देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट समझते हैं हम ब्लज़ार के बारे में। तो ब्लज़ार अभी रिसेंटली इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि हेनले लद्दाख में लोकेटेड है, तो इस ऑब्जर्वेटरी के थ्रू हमें इसमें ऑब्ज़र्व किया कि एक ब्लज़ार ब्राइट कर रहा है, जो कि ब्राइटन द BL, इसका फुल फॉर्म है BL लेकर्टे BL लैक। ठीक है, तो इसको हम ब्लज़ार बोलते हैं। तो ब्लज़ार एक तरह का गैलेक्सी होता है, एक तरह की गैलेक्सी होती है ब्लज़ार, जो कि ह्यूमनगस ब्लैक होल से पावर्ड करती है। मतलब ब्लैक होल के आसपास की जो गैलेक्सी है उसे हम ब्लज़ार को बोलते हैं मेनली। और इट इज़ अमंग द वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो ब्लज़ार के बारे में हमने देख लिया, और इससे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल रेडिएट होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ब्लज़ार इज़ रिलेटेड टू द गैलेक्सी नियर बाय द ब्लैक होल, और विच इज़ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल। कुछ अदर न्यूज़ आइटम्स है रिलेटेड टू इट। तो इमिक वेव्स सबसे पहले हम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स। तो इमिक वेव्स, इंडियन साइंटिस्ट ने अभी इमिक वेव्स रिसेंटली आइडेंटिफाई किया इन द मैत्री जो कि हमारा अंटार्कटिक स्टेशन है, इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में। तो इमिक एक डिस्क्रीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन है, ये एक इट इज़ द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा वेव। तो प्लाज्मा वेव्स का ट्रांसवर्स है ये अर्थ इनर मैग्नेटोस्फीयर में, इसको देखने को मिला। तो अर्थ के इनर मैग्नेटोस्फीयर में। अब जैसे 4 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ स्टेट इज़ द प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और इट इज़ जनरेट्स इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में, ये मेनली जनरेट होता है। और इसके कारण जो इमिक वेव्स हैं, इसके कारण किलर इलेक्ट्रॉन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं उस जगह पे, और जो भी किलर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके कारण जो टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हजार्डियस हो सकता है ये। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। तो ये हमने इमिक वेव्स देख लिया। नेक्स्ट हम समझते हैं ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो कोई भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के माध्यम से हम प्रोपोगेट करते हैं, इसके मेनली जो 2 कंपोनेंट होंगे, ग्राउंड सेगमेंट और स्पेस सेगमेंट। तो एज वी ऑलरेडी नो, ये स्पेस सेगमेंट हो गया, और ये हमारा ग्राउंड सेगमेंट हो गया। तो सैटेलाइट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि उनको रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है फ्रॉम द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से। तो ITU से सैटेलाइट ऑपरेटर्स को रिकॉग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है।
और इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी होते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर द ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के अंदर में आता है। तो अभी रिसेंटली इसरो ने नावमित्रा नाम का टेस्ट किया, जो कि नावमित्रा एक फिशरमैन की सेफ्टी के लिए है। ठीक है, तो अभी नावमित्रा को जो नावमित्रा है इसको ये इसरो का है, ये हमें ध्यान रखना। तो इट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम डिवाइस। तो ये एक तरह की ये ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम डिवाइस है, ये हमें ध्यान रखना है नावमित्रा को। तो हम समझते हैं फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट जो कि इसका ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है फॉर द विर्गो कंसोर्टियम फॉर द कॉस्मोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन। तो फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट हमें ध्यान रखना है, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। और ये एक इट स्टैंड फॉर द ये इतना लंबा सा इसका फुल फॉर्म है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये 1994 में सबसे पहले यूके हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इनिशिएटिव के रिस्पॉन्स में इसको बनाया गया था। और साथ ही साथ फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल ग्रुपिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे साइंटिस्ट जो कि यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, यूएस और जापान जैसे देश से इसमें ये भी पार्ट ले सकते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फीस्ट। तो फीस्ट एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर होगा, जो कि इसरो ने डेवलप किया है इसे। और ये मेनली प्रेडिक्ट करने के लिए होगा कि कैसे रियल वर्ल्ड फोर्सेस में कैसे इसका प्रोडक्ट रिएक्ट करता है। तो इट विल परफॉर्म जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, ये एनालाइज करेगा रॉकेट और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, रॉकेट, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स और इन सबको एनालाइज करेगा और इसके बारे में जानकारी देगा। तो ये हमने फीस्ट मेथड देख लिया। देन फीस्ट हमें ध्यान रखना है, ये विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन में है और इसरो ने इसको डेवलप किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटलग्यूस, जो कि सेवन्थ ब्राइटेस्ट स्टार है इन द स्काई। और ये इसको अपने इंडियन लैंग्वेज में थिरुवर्थीरई भी बोलते हैं और अर्द्रा भी बोलते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी में। और ये एक लास्ट लेट कार्बन बर्निंग स्टेज है, जो कि अपने जो भी हीलियम और हाइड्रोजन है उसके वो सारा का सारा कंज्यूम कर लिया है। जो भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो अब इसमें नहीं बचे, तो अभी लेट कार्बन बर्निंग स्टेज में है ये। तो अभी फाइनली ये कुछ टाइम बाद ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं नियर स्पेस के बारे में। तो चाइना ने अभी नियर स्पेस कमांड डेवलप किया फॉर द हाइपरसोनिक वेपन फोर्सेस के लिए। तो ये एक ऐसा नेशनल एयर स्पेस में इसको बनाया जाएगा। तो ये 18 से 160 किलोमीटर अबव द सी लेवल होगा, और ये एक नो मैन जोन होगा, नो मैन लैंड जोन, जिसमें जिस जगह पे जो एयर होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है और ये फ्लाइट को सपोर्ट करती है। और बाय द मोस्ट ऑफ द मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और ग्रेविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिससे वो ऑर्बिट में सैटेलाइट वगैरह सस्टेन कर सके। ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम ही एयरक्राफ्ट वगैरह फ्लाई करते हैं इस वाले रीजन में, 160 किलोमीटर वाले रीजन में। और इसका जो सिग्निफिकेंस है नियर स्पेस का, तो ये सिस्टम इन विच द रीजन कैन ऑपरेट फॉर वीक्स और मंथ, महीने तक, मतलब हफ्ते महीने तक जो है इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो मेनली ये मिशन 24 से 40 घंटे तक का जो मिशन होगा, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स वगैरह का जो मिशन होगा उसके लिए ये चाइना इसको यूज़ करेगा। और इस रीजन में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो बहुत मतलब लेस कॉस्टली सैटेलाइट्स भी इस रीजन में की जा सकती हैं, मतलब सैटेलाइट्स भेजी जा सकती हैं। तो ये हमने देख लिया नियर स्पेस। ओके, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हेल्थ से रिलेटेड। तो ये हम आने वाले टाइम पे कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप AMIS पीसेस चैनल के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए। साथ ही साथ PT 365 की अदर पार्ट जैसे इन्वायरमेंट की और पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, साथ ही साथ सोशल इश्यूज़ की, ये सारी मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है और वीडियोस में पढ़ी हैं। तो ये भी आप जाके लेक्चर में देख सकते हैं, इन्हें भी आप इंजॉय कीजिए। और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, आई नीड योर सपोर्ट। चलिए, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई कर